हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। और आज हम इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 6 टी.वाई. बीकॉम का मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको रिकार्डियन थियोरी पूरा कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से वो देख लीजिए। हमने उसमें रिकार्डियन थियोरी जो आपके 15 मार्क के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको पूरा बताया है, और वो आंसर आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट करेंगे जो आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन ये चैप्टर का है वो है इवैल्यूएशन। ओके, अभी इवैल्यूएशन का मतलब कैसा कि इसमें ये बताया गया है कि डेविड रिकार्डो ने बहुत सारे अजम्पशंस लिए हुए थे। एडम स्मिथ के बाद डेविड रिकार्डो ही था जिसने अपने बहुत सारे बोलते ना अजम्पशंस लेके थियोरी को एक्सप्लेन किया था। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस डेविड रिकार्डो की इस थियोरी को क्रिटिसाइज़ किया था और ये बोला था कि डेविड रिकार्डो के जो अजम्पशंस है ना वो काफ़ी अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक का मतलब रियल में ऐसे अजम्पशंस होना पॉसिबल नहीं है ना। तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इवैल्यूएशन मतलब आप इसमें पढ़ोगे लिमिटेशंस ऑफ डेविड रिकार्डियन थ्योरी। आपको ये 5 मार्क के शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तो याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस। इस थियोरी का लिमिटेशंस, जैसे लॉ के एक्सेप्शंस होते हैं वैसे ही इस थियोरी के कुछ लिमिटेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला लिमिटेशन इसमें यही है कि ये जो आपका डेविड रिकार्डो का थियोरी है ना, इसमें बहुत सारे अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। ऐसे अजम्पशंस हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। अगर आपने डेविड रिकार्डो थियोरी का लेक्चर आपने मेरा देखा होगा तो आपने समझा होगा वो चीज़ को कि उसमें लिखा था कि देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटीज़, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। दोनों कंट्री के बीच में कभी भी कमोडिटीज़ या फैक्टर्स के परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दोनों जो कंट्री प्रोडक्ट बना रही है वो एग्जैक्टली सेम बना रही है, प्राइस भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो पहला अनरियलिस्टिक अजम्पशन क्या है, अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा अनरियलिस्टिक अजम्पशन है टू कंट्रीज टू कमोडिटी। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ 2 कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहता। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए 2 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ होती है, बहुत सारे कंट्रीज़ होती है। और कमोडिटी भी कभी भी 2 कमोडिटीज़ नहीं होते, बहुत सारे कमोडिटीज़ के बीच में क्या होता है, ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, सो ये अजम्पशन भी काफ़ी अनरियल है कि 2 कंट्रीज़ 2 कमोडिटीज़। ठीक है, तीसरा जो है कि हम इसमें सिर्फ लेबर वैल्यू ही लेंगे, लेबर आवर्स ही लेंगे, जबकि रियल लाइफ में क्या कॉस्ट हम लेबर आवर देख के लेते हैं, नहीं। हम सिर्फ लेबर आवर नहीं देखते, हम लेबर आवर भी देखते हैं, हम ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी देखते हैं, हम इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना कितना टाइम लग रहा है, ओके, टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सब देखा जाता है। लेकिन डेविड रिकार्डो ने क्या बोला है कि हम सिर्फ क्या लेने वाले हैं, लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू। दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनरियल। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अजम्पशंस आप इसमें देखोगे वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि कंट्री में जितने भी लेबर है उन सबके पास जॉब है, सारे रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूज़ कर रहे हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट करके कभी नहीं होता, ये सिर्फ एक अपना अजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो डेविड रिकार्डो ने अपने अजम्पशंस में लिखा था कि जो लेबर होंगे वो विद इन अ कंट्री मोबाइल है, बट बिटवीन द कंट्रीज इमोबाइल है। ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है।
कभी भी लेबर की मोबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि विद इन अ कंट्री वो लोग मोबाइल है कि वो लोग इजीली इंडिया में तो कहीं लाइक से अपने कंट्री में तो कहीं भी घूम सकते हैं लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता है। मोबिलिटी होती है तो पूरी तरीके से मोबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की थियोरी तो आपने पढ़ के ही समझा होगा कि ये अजम्पशंस भी अनरियल है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगता है, जब एक लेबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाता है या एक प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाता है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जा रहा है, तब भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक थ्योरी। डेविड रिकार्डो की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जिसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार वो थ्योरी बना दिया, उसी को ही हमने रियल समझ लिया और उसी को ही हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी थ्योरी जो है वो काफ़ी स्टैटिक है। इसमें इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रिजिड बना के रखा है कि कॉस्ट सेम रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू लेंगे। तो काफ़ी स्टैटिक थ्योरी है जिसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ओके। इसके अलावा इसमें डिमांड को इग्नोर ही कर दिया, ठीक है। डेविड रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में एक बार भी ये नहीं बोला कि डिमांड है या नहीं है, ओके। क्योंकि हम प्रोडक्ट कब बनाते हैं, जब वो प्रोडक्ट की हमारे पास डिमांड होती है। प्रोडक्ट की अगर डिमांड ही नहीं है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो फिर आप क्यों वो प्रोडक्ट बनाओगे। लेकिन डिमांड के बारे में डेविड रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में कहीं भी मेंशन किया ही नहीं है, डिमांड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन है अबाउट कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। डेविड रिकार्डो बोलता है कि जो लेबर है वो कंप्लीटली स्पेशलाइज है और सारे लेबर एक दूसरे के साथ क्या है, स्पेशलाइज है, होमोजीनियस है, सबकी कैपेसिटी सेम है। जबकि लेबर एक ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक लेबर दूसरे लेबर से एकदम अलग होते हैं। दोनों लेबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनकी एफिशिएंसी कभी सेम नहीं हो सकती, उनकी कैपेसिटी कभी सेम नहीं हो सकती है। तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की बात इसमें आ ही नहीं सकती है, ठीक है। नो फ्री ट्रेड एक और असम्पशन था जिसमें इसमें उसमें ये लिखा था कि फ्री ट्रेड, रेस्ट्रिक्शंस होगा ही नहीं, जबकि ट्रेडिंग में तो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होता है। आपको पता होगा ये चीज़, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री प्रोडक्ट जाती है तो रेस्ट्रिक्शंस कितने होते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, कितना सब कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आप इतने ही प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में बेच सकते हो। तो फ्री ट्रेड करके नहीं होता है, मिनिमम बेयर मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस हर कंट्री लगाती ही है। सो ये भी कैसा अजम्पशन हो गया बच्चों, अनरियल अजम्पशन हो गया। ये सारे अजम्पशंस होने के बाद भी, है ना, रिकार्डियन थियोरी बहुत सारे जगहों पे एप्लीकेबल भी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिकार्डियन थियोरी इज नॉट एप्लीकेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ये आपके ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि रिकार्डियन थियोरी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑब्वियसली बात है डेवलपिंग है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट उस कंट्री में है ही नहीं, स्पेशलाइजेशन उस कंट्री में बहुत कम है, ठीक है। सो देयर मार्केट्स आर फुल ऑफ इम्परफेक्शंस। डेवलपिंग का मतलब ही क्या होता है कि अभी तक वो डेवलपमेंट तक पहुंचा नहीं है, है ना। तो उनका जो मार्केट है वो क्या है, इम्परफेक्ट है, ठीक है, और भी उस कंट्री में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ओके। सो इसमें वही दिया गया है, इन अदर वर्ड्स द डेवलपिंग countries exhibit all the characteristics of dynamic economy. This is evident from the fact that the composition of foreign trade of developing country has undergone a lot of change in the recent decades. डेवलपिंग कंट्री में रिकार्डियन थियोरी एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ही ये है कि डेवलपिंग का मतलब ही होता है कि उस कंट्री में और भी बहुत चेंजेस की ज़रूरत
है ना। तो और भी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, तो हम रिकार्डियन थियोरी उसमें यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज रिकार्डियन थियोरी एक स्टैटिक थियोरी है। उन्होंने जो अजम्पशन लिया है वो अजम्पशन लेके चीज़ें हो रही है जो कि आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। सो ये है लिमिटेशंस। अब ये लिमिटेशंस को पढ़ने का तरीका क्या है, जो भी आपने अजम्पशन के पॉइंट्स पढ़े हैं वो थियोरी में, वही अजम्पशंस आपको इधर लिखना है और एक्सप्लेन करना है। ओके अभी इतना लिमिटेशंस होने के बाद भी, इतने डिसएडवांटेज होने के बाद भी बहुत सारे लोग इस थियोरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, नॉटविथस्टैंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ रिकार्डियन थियोरी हिज सपोर्टर्स। ये सब जो नाम दिख रहे हैं आपको, हेबलर, टॉसिग, ये इनके सपोर्टर्स हैं। इन्होंने डेविड रिकार्डो की थियोरी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया, आगे पॉपुलराइज भी किया और हर जगह पे इसको एप्लीकेबल भी करवाया। ओके सो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, ये आंसर आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा, ठीक है। ये जस्ट आपको एक बार रीड करना है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इनकी थियोरीज को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। इसमें से ये सब कुछ नाम है, देखो, द 2 commodities 2 countries मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल द कमोडिटीज़ एंड ऑल द कंट्रीज़, ठीक है। इन लोगों ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन कुछ टॉपिक्स पे आर्ग्यूमेंट भी किया, जब जहाँ पे इन्होंने ये बोला कि 2 कंट्री 2 कमोडिटी के जगह पे ये थियोरी को हम सब कंट्रीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये था, द थियोरी विच वॉज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लेबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। आगे ये बोला गया कि हम अगर लेबर आवर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसकी जगह पे इस थियोरी को हम मनी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेबर आवर को बस मनी में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, कि जैसे एक लेबर आवर को हम 100 रुपये दे रहे हैं 1 घंटे का, तो लेबर एक दिन में जितना भी काम करेगा उसको मनी में आप कन्वर्ट कर लो और उससे पता लगा लो कि कॉस्ट एडवांटेज कितना हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो अजम्पशन था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का एंड नो चेंज इन टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी रिलैक्स्ड। इसको भी हम क्या कर सकते, इस अजम्पशन को थोड़ा सा रिलैक्स मतलब इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन बीइंग सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ रिटर्न्स, इसमें हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर सकते हैं। ओके अजम्पशन ऑफ नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट makes the comparative advantage theory, it is argued very unrealistic। ये जो assumption है ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का, ये एक्चुअली में अनरियलिस्टिक है। और आगे बोला भी है कि आफ्टर एडिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में नॉट एन्जॉय द कॉस्ट एडवांटेज अगेंस्ट यूएस और मैक्सिको इन सम कमोडिटीज, बट इट सर्टेनली विल हैव द एडवांटेज फॉर सेलिंग देम। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को नो क्यों बोला गया है, बिकॉज अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड कर देते ना, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉस्ट एडवांटेज नहीं मिलता। इसके लिए थियोरी को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बोला हुआ है कि नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जिसमें अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एक बार के लिए साइड में रख दें तो उसके अलावा कंट्रीज़ को कितना कैसे क्या फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओके सो ये हो गया। सो यही है, अभी डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन स्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशन हैज़ रिमेन्ड एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। रिकार्डियन थियोरी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, इनको एक बेसिक प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। रिकार्डियन थियोरी को हम कैसे जानते हैं, बेसिक प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ओके अब इस पूरे, अभी आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, इतना ही है ये चैप्टर में। ये चैप्टर में अगर आप देखोगे ना तो आपका एक ही आंसर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डेविड रिकार्डो थियोरी। रिकार्डियन थियोरी जो है ना, बस वो ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे चैप्टर में वो पूरा थियोरी भी पढ़ लोगे ना, वो काफ़ी है, वो ही आपका 15 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसी को ही आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा ख़त्म होता है। अब हम थोड़े से MCQ सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के, और आपको मैं क्वेश्चंस बताती हूँ कि इसमें क्वेश्चंस देखो कैसे आ रहे हैं। तो आप इसमें रिव्यू क्वेश्चंस देख सकते हो
और यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन रिकार्डियन थियोरी ऑफ कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। वो पूरा स्टेटमेंट, अजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम सब इसमें बनाना है। दूसरा क्या दिया है देखो, दो अ कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटी एट अ लोअर कॉस्ट देन द अदर, it is advantageous to that country to specialize in the production of that commodity in which it has larger comparative advantage। घुमा फिरा के इन लोगों ने इसमें भी रेकार्डियन थियोरी कॉन्सेप्ट के बारे में ही पूछा है। कंपैरेटिव आ गया ना, मतलब रेकार्डियन थियोरी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेकार्डियन थियोरी। अभी जो हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पढ़ा है ये आपको मे बी 5 मार्क के शॉर्ट नोट्स में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स में है अजम्पशंस ऑफ कंपैरेटिव, जो 12 पॉइंट का हमने अजम्पशन सीखा था ये वही है, ठीक है। तो ये आपके कुछ, फिर बाद में लिमिटेशंस एंड एप्लीकेबिलिटी, मतलब वही प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। तो ये आपके कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर में से करना है, ओके। अब हम करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये चैप्टर का, ठीक है बच्चों। सबसे पहला एमसीक्यू पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस ड्यू टू। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब डेविड रिकार्डो, हाँ, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो को हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, याद रखना। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड कब होता है, जब फैक्टर एंडोमेंट होता है। अभी तक हमने फैक्टर एंडोमेंट कॉन्सेप्ट करके कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो तुम भूल ही जाओ, अभी तक तो ये ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल में तो नो चेंज है, तो ये तो आएगा नहीं। फिर इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, करेंसी वैल्यू ऑफ डिफरेंस। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने तो लेबर के बारे में ही कंप्लीटली बोला है ना। सो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, द थियोरी ऑफ, ये वाला आंसर आपको आना चाहिए, थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, ये किसने दिया है। एब्सोल्यूट वाला बिना ऑप्शन के ही आप बता सकते हो, ए फॉर एब्सोल्यूट, ए फॉर एडम स्मिथ। किसने दिया है ये थियोरी, एडम स्मिथ ने, थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो के हिसाब से द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, ये पूरा वो स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड डेविड रिकार्डो के हिसाब से क्या है, जब अपन क्या करते हैं कंपैरिजन, जब अपन क्या करते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ए वाला तो आएगा नहीं, बी वाले में बोला है इक्वल कॉस्ट, सी बोला है ज़ीरो कॉस्ट, डी बोला है कंपैरेटिव कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो क्या है, कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है, ओके। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, आपको अच्छे से इसको रीड करना पड़ेगा। अज्यूम दैट देर आर टू कंट्रीज, दो कंट्री है ए एंड बी, एंड दैट दे कैन बोथ प्रोड्यूस टू गुड्स। टू कंट्री है और ये लोग दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। और इसमें थियोरी कौन सा यूज़ हो रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज थियोरी, ठीक है। अब आपको इसमें ये 4 में से आंसर्स देना है कि कौन सा होगा। सबसे पहले बोल रहे हैं, ट्रेड बिटवीन टू कंट्री इज़ बेनिफिशियल इफ़ बोथ कंट्रीज हैव इक्वल कॉस्ट एडवांटेज। क्या ऐसा कुछ था डेविड रिकार्डो थियोरी में, नहीं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज बेनिफिशियल इफ बोथ कंट्री हैव कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ। कॉस्ट एडवांटेज नहीं था, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज था, मतलब इसका डी आएगा। देखो, ट्रेड बिटवीन टू कंट्री कैन बी बेनिफिशियल इवन इफ ए हैज़ कॉस्ट एडवांटेज इन बोथ गुड्स एंड बी हैज़ कॉस्ट डिसएडवांटेज इन बोथ गुड्स। क्योंकि कंपैरेटिव वाले में पहले हमने क्या सीखा है, एब्सोल्यूट, फिर उससे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट निकाला है, कंपैरेटिव का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ रिकार्डियन थियोरी। रिकार्डियन थियोरी का वन ऑफ द अजम्पशन क्या है,
लेबर इज परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। क्या ऐसा है बच्चों? क्या लेबर परफेक्टली मोबाइल है? नहीं। अजम्पशन क्या था? लेबर इज परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज। बिटवीन कंट्रीज वो लोग कैसे है? इमोबाइल। तो फर्स्ट तो होगा नहीं। लेबर इज हेट्रोजीनियस, लेबर इज होमोजीनियस। अजम्पशन क्या था? लेबर इज होमोजीनियस, तो बी भी नहीं है। सी क्या बोल रहे हैं? लेबर इज परफेक्टली इमोबाइल, परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज। यस, ये आएगा, ये वन ऑफ द अजम्पशन है। डी वाला तो लेबर एंड कैपिटल आर द टू फैक्टर्स, जबकि रिकार्डियन थियोरी में कैपिटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ लेबर आर के बारे में बोला है। मतलब इसमें पता है कैसा थियोरी है ये? टू कंट्री, टू कमोडिटी और वन फैक्टर। यहाँ पे सिर्फ ये लोग वन फैक्टर पे ध्यान दे रहे हैं और वो फैक्टर का नाम है लेबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट थियोरी ऑफ ट्रेड, द फंडामेंटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन कंट्री इज। फंडामेंटल कॉज ऑफ कॉस्ट डिफरेंस, नॉर्मली कॉस्ट डिफरेंस किसके वजह से आता है? होमोजेनिटी ऑफ लेबर बिटवीन कंट्रीज या हेट्रोजेनिटी ऑफ लेबर बिटवीन। होमोजेनिटी तो अजम्पशन है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंस किसके वजह से आता है? जब हेट्रोजेनिटी होता है। ठीक है, बी। चलो सेवेंथ वाला एमसीक्यू करते हैं। सेवेंथ है, डैश इज यूज्ड एज द ओनली मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रिकार्डोज थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। रिकार्डो थियोरी में तो हमने कौन सा फैक्टर लिया था? यस, लेबर आवर्स। कौन सा फैक्टर लिया है? लेबर आवर्स। अभी तक तो आपको ये कंप्लीटली याद हो जाना चाहिए कि रिकार्डियन थियोरी ने लेबर आवर को एज अ कॉस्ट समझ के पूरा अपना थियोरी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द रिकार्डियन थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज कंसिडर्ड अ स्टैटिक थियोरी। इनको हम स्टैटिक थियोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अज्यूम किया हुआ है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। स्टैटिक थियोरी क्यों है? क्योंकि इसमें जो जितना इनका इनपुट लगेगा उतना ही उनका आउटपुट भी बढ़ेगा। इस रीज़न के वजह से जो थियोरी है वो स्टैटिक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, चलो, सो इट इज़ बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियोरी कम्स टू एन इम्प्लिसिट कंक्लूजन ऑफ। इनका क्या इम्प्लिसिट कंक्लूजन है? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। ये इनका क्या है? कंक्लूजन है कि कंट्री के पास क्या है? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, रिकार्डियन थियोरी इज अ डिमांड साइड थियोरी। डिमांड साइड तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डिमांड को तो इग्नोर किया हुआ है। रिकार्डियन थियोरी फुल्ली किस पे बेस्ड है? सप्लाई साइड पे बच्चों, याद रखना। डिमांड को तो कम्प्लीटली इग्नोर किया है, हमने सिर्फ सप्लाई साइड से देखा है कि अगर मेरा कॉस्ट कम है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ट्रेडिंग कर सकती हूँ। डिमांड को तो हमने क्या कर दिया है? इग्नोर। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू। ओके, अब हम आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। चलो, दो पोर्चुगल कैन प्रोड्यूस बोथ वाइन एंड क्लोथ्स एट अ लोअर कॉस्ट देन इंग्लैंड, डेविड रिकार्डो की थ्योरी, yet it is advantageous to Portugal to specialize in the production of wine in which it has higher comparative cost. True or false? Yes, true, because हमने यही पढ़ा था कि पोर्चुगल को मे बी दोनों बनाने में फ़ायदा हो, लेकिन दोनों में से ज़्यादा फ़ायदा उनको वाइन बनाने में होगा। That is true. Comparative cost theory cannot be extended to more than 2 countries. क्या कंपैरेटिव कॉस्ट थियोरी 2 कंट्री से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती है? फॉल्स, हो सकती है। हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में पढ़ा था, जहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया था कि हम 2 कंट्री से ज़्यादा इस थियोरी को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। रिकार्डो ने सिर्फ अजम्पशन डाला है, बट हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, इट कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, आगे, रिकार्डियन थियोरी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर ओनली बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी फॉल्स है। ये भी हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के आंसर में पढ़ा था कि चाहे तो डेविड रिकार्डो की थियोरी को हम लेबर के जगह पे मनी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेबर तो रिकार्डो ने डाला है, बट उनकी थियोरी को अगर हमें और एक्सटेंड करना है तो लेबर की जगह पे हम मनी का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट थियोरी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड इग्नोर्स डिमांड। ट्रू, कंपैरेटिव कॉस्ट थियोरी डिमांड को कंप्लीटली इसने इग्नोर कर दिया है और सप्लाई साइड पे फोकस कर रहा है। रिकार्डियन थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, इसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थियोरी में एक्सप्लेन लेबर आवर से लिया है बट कर सकते हैं। ट्रू, द कंपैरेटिव कॉस्ट थियोरी इज नॉट एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है, बस डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं है, बट रियल वर्ल्ड में इट इज़ एप्लीकेबल, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, ये था आपका ट्रू और फॉल्स। अब आपका ये लास्ट है, मैच द कॉलम। ठीक है, फिर अपना चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाएगा। तो चलो, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। सबसे पहले है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ का आंसर क्या है? इसका आंसर दिया हुआ ही है ऑलरेडी। एडम स्मिथ का क्या आएगा? एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। डेविड रिकार्डो का क्या आएगा? कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेबर कंटेंट। ये जो लेबर कंटेंट पे बेस्ड है ना, ये सिर्फ एक अजम्पशंस है बच्चों, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। ओके, और स्टैटिक थियोरी ये क्या है? ये लिमिटेशंस है। ये डेविड रिकार्डो थियोरी का क्या है? लिमिटेशंस है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जिसका वेटेज है आराम से नहीं करके 15 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। ठीक है, सो अपना मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग हो गया है। सो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 2 दैट इज हेक्सचर ऑलिन थियोरी। ओके, आपको अगर ये समझा है तो आप थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर सकते हैं, और साथ ही में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।